हेलो स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। 12th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि। लास्ट वीडियो के अंदर हमने श्वसन के जो सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर देखी, एनाटॉमी उसकी देखी थी। इस वीडियो के अंदर उसकी कार्यविधि को देखी। श्वसन की जो क्रियाविधि है ये दो चरणों के अंदर, दो स्टेप्स के अंदर पूरी होती है। पहला है निश्वसन या अंतश्वसन, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं, और दूसरा है उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन। तो फर्स्ट पर है निश्वसन या अंतश्वसन। तो वायुमंडल की वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को निश्वसन या इंस्पायरेशन कहा जाता है। इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रोसेस होता है, यानी इसके अंदर ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा खर्च किस में होती है? पेशियों को संकुचित करने के अंदर ऊर्जा खर्च होती है। ये सक्रिय प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर दो संरचनाएं, दो मांसपेशियां जो है वो पाई जाती है। एक तो बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां और दूसरी डायफ्राम की पेशियां। ये दो पेशियां इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और इन दोनों के संकुचन से निश्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सामान्य अवस्था में क्या होता है? जब निश्वसन स्टार्ट होता है उस टाइम पर डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं, डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती हैं। सामान्य अवस्था में डायफ्राम इस तरह से गुंबदाकार होता है, डोम शेप होता है। जब इसकी पेशियां ये पेशियां संकुचित होती हैं तो ये डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये वक्ष गुहा है, वक्षीय जो पिंजरा है, इसका आयतन बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ बाह्य अंतरापार्श्विक जो पेशियां होती हैं, जो पसलियों में होती हैं, ये भी संकुचित होती हैं। बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों के संकुचित होने से पसलियां बाहर की ओर और ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण इसके आयतन के अंदर काफी वृद्धि हो जाती है। वक्षीय पिंजरे के आयतन में काफी वृद्धि हो जाती है। पिंजरे में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन फेफड़ों पर लगने वाला जो दाब होता है वो कम हो जाता है। फेफड़ों पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। इन फेफड़ों के अंदर वायु का वायुमंडलीय दाब है, वायु का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब से कम होने के कारण हवा जो है वो श्वसन मार्ग से, वायु जो है श्वसन मार्ग से होती हुई तेजी से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। तो तेजी से वायु उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। वो तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि इसका दाब अंदर का वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। तो ये प्रक्रिया कहलाती है निश्वसन। मतलब ये कि जो निश्वसन की प्रक्रिया है, इसमें वायु अंदर आने से फेफड़े नहीं फूलते हैं। फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो जाता है, इस कारण से वायु अंदर आती है। ठीक है, तो पहले इसके जो है अंदर का दाब कम होता है, फिर बाहर से वायु अंदर आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा संबंधित होता है। यहां पर इसका आयतन बढ़ गया है तो इसके अंदर का दाब कम हो गया, और दाब कम होने से वायु अंदर की ओर प्रवेश कर देती है। तो ये एक सक्रिय प्रोसेस है जिसके अंदर जो है पेशियां काम आ रही हैं, पेशियां जो है वो वर्क कर रही हैं, इस कारण से इसको सक्रिय प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल की वायु का शरीर में प्रवेश करना निश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रोसेस है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन या उच्च श्वसन, ये एक निष्क्रिय प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर पेशियां संकुचित नहीं होती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर जो संकुचित पेशियां हैं वो अपनी सामान्य अवस्था के अंदर आती हैं, वो शिथिल होती हैं। तब क्या होगा? जब निश्वसन की प्रक्रिया होती है तब ये डायफ्राम की जो पेशियां थी जो संकुचित हो गई थी वो शिथिल होती हैं, अपनी सामान्य अवस्था में आती हैं। तो डायफ्राम वापस से ऐसे गुंबदाकार हो जाएगा,
और जो पसलियों और उरोस्टी की जो पेशियां थी वो भी अपनी सामान्य अवस्था के अंदर आती हैं, जिसके कारण जो पसलियां हैं और उरोस्टी है वो नीचे की ओर और पीछे की ओर हटती हैं, जिसके कारण इसके ऊपर जो है फेफड़ों के ऊपर दबाव लगता है। फेफड़ों के ऊपर दबाव लगने से नींद का आयतन कम हो गया है, आयतन कम होने से इसके ऊपर दबाव लगता है, दबाव लगेगा इसके ऊपर तो यहाँ जितनी वायु भरी है वो जो है बाहर की ओर जाने लगी, क्योंकि बाहर के वायुमंडल का दाब कम है, यहाँ दाब ज्यादा हो गया, इस कारण से वायु बाहर जाएगी। वायु बाहर जाएगी तब तक बाहर जाएगी जब तक दोनों का दाब बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो वायु उसमें से बाहर निकलने लगे। तो इस तरह से एक्सपायरेशन जो है एक निष्क्रिय प्रोसेस होता है, जबकि इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रोसेस होता है। लेकिन जब व्यायाम कर रहे हैं या शारीरिक श्रम कर रहे हैं तब उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन ये भी एक सक्रिय प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जब हम व्यायाम कर रहे हैं या शारीरिक श्रम कर रहे हैं उस टाइम पर अंतरापार्श्विक पेशियां आंतरिक अंतरा पेशियां ये भी काम करने लग जाती हैं। आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां ये भी एक्टिव हो जाती हैं, ये पसलियों को तेजी से अंदर की ओर और नीचे की ओर खींचती है, जिसके कारण तेजी से इस वक्षीय गुहा का आयतन कम होता है और वायु जो तेजी से बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस कारण से ये प्रोसेस जो है वो सक्रिय प्रोसेस होता है। जब हम व्यायाम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उस टाइम पर अंतरापार्श्विक पेशियां, आंतरिक जो अंतरापार्श्विक पेशियां हैं, ये तेजी से संकुचित होती हैं। संकुचित होकर के वक्षीय गुहा के आयतन को कम करती हैं। साथ में डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं ये भी तेजी से संकुचित होती हैं और वक्ष गुहा को ऊपर की ओर तेजी से धकेलती हैं, जिसके कारण इसके आयतन में कमी आती है और अच्छा एकदम से जो है तेजी से वायु बलपूर्वक जो है बाहर निकलती है। इसलिए जो शारीरिक श्रम है या व्यायाम के समय उच्च श्वसन प्रक्रिया भी एक सक्रिय प्रोसेस होती है। सामान्य अगर सवातन की बात करें तो सामान्य सवातन की जो दर होती है वो 16 से लेकर के 20 सवातन प्रति मिनट होती है। एक वयस्क जो व्यक्ति है उसके अंदर 16 से 20 सवातन प्रति मिनट जो सवातन की दर होती है। इस इतने सवातन जो प्रति मिनट वो करता है, ठीक है। तो ये है श्वसन की क्रियाविधि। इसके बाद हम कुछ आयतन के बारे में पढ़ रहे हैं जो श्वसन से संबंधित आयतन होते हैं, ओके। आगे हम बात कर रहे हैं श्वसन संबंधी कुछ आयतन हैं, क्या होते हैं, इनका मान कितना होता है, इसकी बात करें, ओके। सबसे पहले है ज्वारीय आयतन या जिसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, शॉर्ट में इसको टीवी कहा जाता है। तो टीवी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, सामान्य जो श्वसन होता है चाहे वो अंत श्वसन कर रहे हैं या बाह्य श्वसन कर रहे हैं उसमें कितनी वायु की मात्रा अंदर ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, उस वायु के आयतन को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति सामान्य श्वसन के दौरान जो है 500 ml वायु का आयतन जो है वो अंदर लेता है और 500 वायु का आयतन बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन, इसका मान होता है 500 ml। उसके बाद है सेकंड निश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IRV। क्या होती है कि सामान्य जो समातन है, सामान्य श्वसन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कितनी वायु की मात्रा को और अधिक अंदर ले सकते हैं और अधिक कितनी वायु इंस्पायर कर सकते हैं, उस वायु की मात्रा को IRV कहा जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। सामान्यतः 500 तो ले ही रहे हैं, उस 500 के बाद बलपूर्वक कितनी वायु की मात्रा अंदर ले सकते हैं उसका मान होता है
2500 से लेकर के 3000 मिलीलीटर तक होता है। ठीक है, इतनी वायु हम जो है सामान्य श्वसन के बाद शरीर के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद में है आगे है उच्च श्वसित आरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में कहते हैं ERV। उच्च श्वसित यानी जो वायु हम बाहर निकाल रहे हैं, तो सामान्य श्वसन के अंदर अपने 500 ml जो ज्वारीय आयतन है वो बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद कितनी वायु जो है वो हम बलपूर्वक और बाहर निकाल सकते हैं, उस वायु के आयतन को उच्च श्वसित आरक्षित आयतन कहा जाता है, ERV कहा जाता है। हमने सामान्य श्वसन किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, 500 ml वायु अंदर ली, 500 हमने बाहर निकाल दी, उसके बाद बलपूर्वक और बाहर निकाल रहे हैं, वो वायु का आयतन क्या है, ERV है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जिसका आयतन 1000 से लेकर के 1100 ml तक होता है। इतनी वायु हम बलपूर्वक और बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको RV कहा जाता है। ये क्या होता है कि सामान्य जो श्वसन हम कर रहे हैं उसमें 500 ml हमने वायु बाहर निकाल दी, उसके बाद बलपूर्वक जो है 1100 ml 1000 से 1100 ml वायु जो है ERV वो भी निकाल दी। तो बलपूर्वक जो है एक्सपायरेशन कर दिया, बलपूर्वक उच्च श्वसन कर दिया, उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर कुछ वायु बची रह जाती है। उसके बाद जो फेफड़ों में वायु बची हुई है उस वायु को अवशिष्ट आयतन कहा जाता है, और ये हम नहीं निकाल सकते हैं। बलपूर्वक भी फेफड़ों से इस वायु को नहीं निकाल सकते हैं, जिसका मान होता है 1100 से 1200 ml होता है। तो RV का जो मान है वो 1100 से 1200 ml होता है। तो ये है कुछ श्वसन से संबंधित आयतन। अब बात करते हैं श्वसन से संबंधित कुछ क्षमताएं होती हैं, ये कितनी की क्षमता है इस चीज की। ठीक है, तो सबसे पहले है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता जिसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? कि हम बलपूर्वक यानी अधिकतम कितनी वायु की मात्रा है जो हम फेफड़ों के अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। श्वसन वायु की वह मात्रा, अधिकतम मात्रा जो हम अंदर ले सकते हैं श्वसन में, वो क्या है? निश्वसन क्षमता होती है। तो कितनी वायु हम अंदर ले सकते हैं? एक तो टाइडल वॉल्यूम है जो हम अंदर ले सकते हैं 500 ml, और एक जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, ये तो सामान्य श्वसन के अंदर लेंगे और ये बलपूर्वक श्वसन में, ये वायु हम जो है अंदर ले सकते हैं। तो IC का मान कितना हो गया? TB प्लस IRB, यानी 500 प्लस 3000, 500 प्लस 3000 यानी 3500 ml जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, निश्वसन क्षमता का मान है 3500 ml। ओके, उसके बाद में उच्च श्वसित क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? कि हमने सामान्य श्वसन कर दिया, 500 ml बाहर निकाल दी, ठीक है, उसके बाद बलपूर्वक श्वसन किया तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और बाहर निकाल दिया। तो इन दोनों का जो जोड़ है उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी हम बलपूर्वक या अधिकतम कितनी वायु की मात्रा जो है वो निश्वसन में बाहर निकाल सकते हैं। निश्वसन में अधिकतम कितनी वायु की मात्रा बाहर निकाल सकते हैं उसको कहते हैं उच्च श्वसित क्षमता। तो ये दो के बराबर है, एक TB और एक ERV। ये TB 500 और ERV 1100 ml, ये 1000 से 1100 ml। ठीक है, तो 1100 ml जो है तो 1600 ml जो है ये उच्च श्वसित क्षमता का मान होता है। उसके बाद में है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होती है? कि सामान्य जो श्वसन है उसमें निश्वसित वायु के बाद, सामान्य श्वसन में निश्वसन उच्च श्वसन के बाद जो है उच्च श्वसन कर दिया, उसके बाद फेफड़ों में कितनी वायु बची रह जाती है
उस वायु की मात्रा को क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहते हैं। तो सामान्य समापन हमने किया फेफड़ों के अंदर 500 ml जो है ये वायु हमने ली थी, 500 ml हमने बाहर निकाल दी, उच्च श्वसित वायु बाहर निकाल दी। उसके बाद फेफड़ों में कौन सी वायु बची रहेगी? तो एक तो बलपूर्वक उच्च श्वसित वाली आरक्षित उच्च श्वसित आयतन ये बचा रह गया है, और एक जो है रेजिडुअल वॉल्यूम जो हम नहीं निकाल सकते हैं वो बचा रह गया है। इन दोनों का जोड़ जो है वो क्या है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता है, यानी ERV प्लस RV 1100 प्लस 1200 ml, टोटल जो है 2300 ml वायु है जो कि क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहलाती है। उसके बाद में है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि फेफड़ों में कितनी अधिकतम वायु जो है हम भर सकते हैं और निकाल सकते हैं। फेफड़ों में कितनी अधिकतम वायु भर करके और निकाल सकते हैं, उस वायु के आयतन को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। हम कितनी अधिकतम वायु भर सकते हैं? तो एक तो हम जो है इसमें टाइटल वॉल्यूम है उसको भर सकते हैं, एक इसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको भर सकते हैं, ये तो भर लेंगे। और उसके बाद बाहर क्या निकाल सकते हैं? टाइटल वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इनके जोड़ को जो है वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। यानी फेफड़ों में कितनी वायु भरेंगे? 3000 ml, ये 3000 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4600 ml जो है वायु, ये हमारी वाइटल कैपेसिटी है कि इतनी वायु जो है हम अंदर लेके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद है फेफड़ों की कुल क्षमता, यानी फेफड़ों के अंदर अधिकतम कितनी वायु भरी जा सकती है। ठीक है, तो फेफड़ों की टोटल जो लंग कैपेसिटी है TLC इसको कहते हैं, वो क्या है? वाइटल कैपेसिटी प्लस RV है। वाइटल कैपेसिटी प्लस RV है। तो वाइटल कैपेसिटी हमने देखी है कि IRV, TV और ERV ये वाइटल कैपेसिटी होगी, प्लस RV इसमें जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये कितनी है? 4600 ये आ गई थी, प्लस में 1200 रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसको ऐड करेंगे तो 5800 ml जो है वो वायु का आयतन आ जाता है, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी है TLC। तो ये देखें कि हम जो है एक व्यक्ति जो है वो 5800 ml जो है वायु अपने फेफड़ों के अंदर कर सकता है। तो ये है श्वसन संबंधी कुछ आयतन और क्षमताएं। ओके, उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं श्वसन संबंधी कुछ रोग है उनके बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं श्वसन संबंधी कुछ रोग हैं, मुख्य रोग है श्वसन के, उनके बारे में। सबसे पहला रोग है हमारे पास में अस्थमा या दमा। अस्थमा या दमा जो रोग होता है, ये रोग प्राकण, धूल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों, ठंड, धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। इसे जब एलर्जी होने लग जाती है तब ये रोग होने लग जाता है। इस रोग के अंदर जो है खांसी है और श्वास लेने के अंदर कठिनाई उत्पन्न होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। जब अस्थमा ज्यादा ही हो जाता है, अस्थमा का दौरा पड़ता है, तो उस टाइम उच्च श्वसन के अंदर जो है सांस लेते हैं और श्वसन के अंदर सीटी बजने की आवाज आती है। जब बाहर निकालते वायु तो सीटी बजने जैसी आवाज आती है जब ये रोग ज्यादा हो जाता है। इस रोग के अंदर क्या होता है? इस रोग में जो श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनिकाओं के अंदर अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा बनने लग जाता है। अत्यधिक श्लेष्मा बनने लग जाता है, उनके अंदर सूजन आ जाती है और वो नलिकाएं जो श्वसनिकाएं हैं वो संकरी हो जाती है। इस कारण से श्वास लेने के अंदर कठिनाई होती है। इस रोग से बचने का एक ही इलाज है, एक ही बचाव इससे कि जो एलर्जेंस हैं, जिनसे एलर्जी होती है, उन पदार्थों से दूर रह करके इस रोग से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम उपचार की बात करें तो इसमें ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से कुछ राहत मिल सकती है। ठीक है, तो ये है अस्थमा या दमा। ये फेफड़ों में नहीं होता है, ये श्वसनिकाओं के अंदर ही होता है। फेफड़ों का रोग नहीं है, ये श्वसनिकाओं का ही रोग है।
दूसरा है श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस, ये रोग भी धूम्रपान से होता है। इस रोग के अंदर जो श्वसनिकाएं होती है उनकी जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है और लगातार उससे खांसी आती है, सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है, अत्यधिक श्लेष्मा उसके अंदर जमा हो जाता है, हरा पीला कफ का आना, ठीक है, और ये श्वास लेने के अंदर कठिनाई होना, ये इस रोग के मुख्य लक्षण है ब्रोंकाइटिस के। इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर जो धूम्रपान से ये रोग होता है तो सिगरेट का जो धुआं होता है उस धुएं के अंदर जो रसायन उपस्थित होते हैं उन रसायनों के कारण अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा बनता है। अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा बनता है, उन श्वसनिकाओं के अंदर सूजन आ जाती है। अत्यधिक श्लेष्मा बनने के कारण उनके जो सीलिया होते हैं श्वसनिकाओं में, वो सीलिया नष्ट हो जाते हैं, सीलिया उसमें नष्ट हो जाते हैं और जिसके कारण जो सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है। वो सीलिया नष्ट होने के कारण जो श्लेष्मा वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो जो श्वसनिकाएं वो संतरी होती रहती है। इस रोग का भी उपचार एक ही है कि जो ब्रोंकोडाइलेटर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और धूम्रपान से दूर रह करके इस रोग से बचा जा सकता है। उसके बाद में अगला है वातस्फीति या एम्फाइसीमा। वातस्फीति या एम्फाइसीमा जो रोग है, ये रोग फेफड़ों का रोग है। ये दोनों रोग कुपिकाओं श्वसनिकाओं के रोग थे, ये फेफड़ों का रोग है। अत्यधिक धूम्रपान के कारण ये रोग होता है। तो जो बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो ये रोग हो जाता है। क्या होता है, इसमें जो फेफड़ों की कुपिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अत्यधिक मात्रा में जब धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान से फेफड़ों को लगातार जो है इरिटेशन होता रहता है, लगातार उनको उत्तेजना होती रहती है और उस उत्तेजना के कारण जो कुपिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कुपिकाएं नष्ट होने से वहां पर वायु जो अवकाश होते हैं वो बड़े बड़े बन जाते हैं। श्वसन के लिए जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है, जिससे गैसेज एक्सचेंज होगा वो क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसके अलावा जो है फेफड़ों के अंदर संयोजी ऊतक जो है वो जमा होने लग जाता है। संयोजी ऊतक के जमा होने से फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाती है। ठीक है, उच्च श्वसन के अंदर कठिनाई होती है, तो उच्च श्वसन करते हैं उसमें कठिनाई होती है। उच्च श्वसन के बाद भी फेफड़ों के अंदर वायु भरी रह जाती है। ठीक है, श्वसनी शोथ है, श्लेष्मा का जमा होना है, ये सारे इस रोग के लक्षण हैं। ठीक है, क्या इसका उपचार है? धूम्रपान से दूर रह करके इस रोग से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो है ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे सूजन वगैरह कम किया जा सकता है। ठीक है, ये फेफड़ों का रोग है, ये दोनों श्वसनिकाओं का रोग। उसके बाद में न्यूमोनिया, ये भी फेफड़ों का रोग है। न्यूमोनिया रोग के अंदर क्या होता है, ये रोग बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण ये रोग होता है। इस रोग के अंदर फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती हैं, उन कुपिकाओं की कोशिकाएं मृत होने लग जाती हैं, उनके अंदर तरल पदार्थ भर जाता है। कुपिकाओं में शायद वो जमा हो जाती है मरी हुई और तरल पदार्थ भरा जाता है, जिसके कारण जो है सूजन आ जाती है फेफड़ों के अंदर, सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है। ठीक है, और श्वसनिकाएं जो है वो संकरी हो जाती हैं, उनमें श्लेष्मा जमा होने लग जाता है, सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है। ये इस रोग के लक्षण हैं। तो इस रोग से बचाव के लिए क्या करेंगे? इस रोग से बचाव के लिए ब्रोंकोडाइलेटर और जो एंटीबायोटिक दवाई हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इससे इस रोग को ठीक किया जा सकता है। बैक्टीरियल डिजीज या एंटीबायोटिक दवाओं से इसके उपयोग से इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। तो ये है श्वसन के संबंधित कुछ रोग। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।